डर लगता है शाम को सोने के समय कि कहीं गिर ना जाए। क्या एक व्यक्ति की जान की कीमत 25 लाख रुपए हो सकती है? पानी का जो इस्तेमाल है किन किन चीज़ों के लिए करते हैं आप? कभी कभी सर इसमें से खाने भी बनाते हैं। तो मुझे शर्म आ रही कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। रीवा के विकास पुरुष जो खुद को आदिवासियों का नेता कहते हैं कि मैं आदिवासियों के समर्थन से चुनाव जीतता हूँ, वह कभी यहाँ निरीक्षण करने नहीं आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित जनजाति हॉस्टल के बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं और इस हॉस्टल की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। दिनेंद्र, आपसे गुजारिश है कि इस हॉस्टल की तस्वीर दिखाइए। इतना ये जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है। इससे पहले भी राजस्थान में एक बड़ा हादसा भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि शासन प्रशासन की एक आदत है, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता तब तक वो नींद में सोते रहते हैं। हम यहाँ का आपको दौरा कराएंगे और हमने सोचा कि एक समीक्षा भी करनी चाहिए कि आखिर यहाँ के हालात कैसे हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, पूरी तस्वीरें दिखाएंगे और हमारे जो युवा साथी हैं, जो अध्यक्ष है, इनसे भी बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक ऐसी तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चबूतरा बनाया गया है जहाँ पे ये सारे युवा नहाते हैं और यहीं से पानी बहाया जाता है। लेकिन उधर भी आप देखेंगे तो पानी निकलने की कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। यानी ऐसा देखा जा सकता है कि पूरी जो नाली है वो जाम है और इसी नाली से खाने का और पूरा कचरा यहीं से बहता है। यानी व्यवस्थाओं की अगर हम बातचीत करें तो कोई ऐसी खास व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। करीबन यहाँ पे कितने युवा रहते हैं? 100 रहते हैं। 100 सीटर है। 100 सीटर है। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? बहुत घटिया है यहाँ। अच्छा, ये पक्का जर्जर हो चुका है और सरिया भी सब मुरझा गए हैं। डर लगता है शाम को सोने के समय कि कहीं गिर ना जाए। अच्छा, एक और दिनेंद्र से गुजारिश है, टैंक बनाया गया है और टैंक में बिल्कुल भी सफाई नहीं है। साफ़ करना कोई आता है यहाँ पे? लड़के सफाई करते हैं, हफ्ते में लड़के सफाई करते हैं अंदर घुस करके। कोई सफाई करता नहीं आता। कभी कोई नगर निगम का कर्मचारी आता हो? कोई कभी नहीं, कभी नहीं आते। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पूरा टैंक बनाया गया है। इसमें काई भी जमी हुई है और फिसलन की भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समस्या होती होगी यहाँ पे। तो इसी पानी से आप लोग नहाते हैं? जी जी, इसी पानी से नहाते हैं हम लोग। और ये पानी आता कहाँ से है? ये टैंकर से पानी यहाँ ला करके मशीन से उजल देते हैं इसमें। जी। अच्छा, इनकी ऐसी दशा हो चुकी है कि इन्हें करीबन 500 मीटर 600 मीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। रीवा जो कि एक काफ़ी बड़ा शहर है, एक ज़िला है और ऐसी गंभीर समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्या क्या दिक्कत यहाँ पे हो रही है? यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि नहाने बाल्टी से पानी निकालना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि टैंकर से पानी आता है, समय से आ नहीं पाता है पानी। और जैसे 10:40, 10:11-20 ऐसे क्लासेस रहते हैं। फिर वो क्लास के टाइम में जब सही टाइम पे पानी नहीं आएगी तो हम लोग नहा के कॉलेज कैसे जाएंगे? परीक्षाएं इतनी नज़दीक हैं, इतनी समस्याओं का करना पड़ रहा है, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि अब क्या ही कह दें। वो देख के ही आप लोग कुछ अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ समस्या क्या कैसे है। ये हम आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति के ये छात्र हैं जो इस हॉस्टल में रहते हैं। उनका कहना है कि रात में जब ये सोने के लिए जाते हैं तो इनको डर लगता है कि कहीं ये जर्जर जो बिल्डिंग बनी हुई है कहीं गिर ना जाए। ये पानी का जो इस्तेमाल है किन किन चीज़ों के लिए करते हैं आप? कभी कभी सर इसमें से खाने भी बनाते हैं। इसी पानी से खाना? हाँ, इसी से डेली कभी बनाते हैं, लगातार बनाना चालू कर देते। तो ये पानी तो बड़ा दूषित नज़र आ रहा है। ही है बहुत दूषित। क्या करें, अब इंदौर जैसी घटना होगा तब प्रशासन की नींद खुलेगी। अभी सो रहा है। विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाना पड़ता, जो कि हमारे नेता मंत्री आदिवासी ही हैं बहुत सारे, लेकिन वो लोग भी नहीं बोल पाते हैं। सिर्फ उनकी मुँह से निकाल देते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। ऐसी तो प्रशासन है यहाँ। इंदौर के जगह रहते हैं जो कि ये संभाग लेवल में आता है। यहाँ से 400 मीटर दूर या 500 मीटर दूर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहते हैं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी। कभी भी निरीक्षण करने नहीं आया। ऐसी समस्या में हम लोग यहाँ रहते हैं, सोच सकते हैं आप। अभी हाल ही में इंदौर के भागीरथा में करीबन 32 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी के कारण। यहाँ तो पानी भी दूषित है और साथ में और भी कई गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे युवा बर्तन धोते हैं और ये देखिए टाइल्स है। मैं सर आपको बता दूं, हाँ, ये मुश्किल से 1.5 महीने भी नहीं हुआ होगा और इतनी इसमें भ्रष्टाचार किया गया है कि देखिए आप उखड़ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से सांप चूहे रात को निकलते हैं, लगता है कि कहीं काट ना दे। और बगल में देख सकते हैं ये रूम है। ये कहीं न कहीं ये रीवा
ज़िले का आदिवासी छात्रों के लिए एक व्यवस्था है। आज़ादी के 78 साल बाद हो गया है, फिर भी आज तक मैं देख रहा हूँ कि ट्राइबल विभाग के जो मंत्री होंगे कुंवर विजय शाह जी हैं, तो कहीं न कहीं उनको जनता चुन करके विधानसभा भेजा है, तो कहीं न कहीं वो अभी उनको कुंभकर्ण जैसे वो सो रहे हैं विधानसभा में, और बच्चों को क्या समस्या हो रही है उस समस्या को नहीं देख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ सांप गोजरों के साथ बच्चे रह रहे हैं, रीवा संभाग के जो बच्चे आदिवासी छात्र जो हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसे भी ये ठेका दिया गया है या जिसने भी ये निर्माण कराया है वो कितने निर्दयी लोग हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि टाइल्स बता रहे हैं 1.5 महीने पहले लगाई गई थी, लेकिन इसके हालात आप देखिए, ये आप ये देख सकते हैं कि इधर पूरा जो है मिट्टी है और बिल्कुल एकदम किसी भी तरह करके टाइल्स को चिपका दिया गया है। इनका कहना है कि यहाँ से कुछ जीव जंतु भी निकलते हैं रात में। इस वक्त हम मौजूद हैं हॉस्टल के छत में और आप देख सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं, दीवार के ऊपर ये जो बनाया गया है, देखिए ये ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये गिर सकता है। इसकी छड़ें बाहर आ गई हैं और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इतनी भारी गंदगी आपको देखने को मिलेगी। दिनेंद्र, मैं आपसे चाहूँगा कि नीचे की जो तस्वीर है आप इसे दिखा सकते हैं। कितनी भारी गंदगी देखने को मिल रही है, बदबू आ रही है और ना जाने यहाँ से कितनी अनेकों बीमारियों को ये जो है न्योता देता होगा। यहाँ के युवाओं से हम एक बार फिर जुड़ना चाहेंगे। पीछे की जो गंदगी है, कभी किसी से आपने बातचीत की कि इसे साफ़ कराया जाए या प्रशासन से कभी आपने गुहार लगाई हो, क्योंकि कई बड़ी बीमारियां यहाँ से पैदा होंगी। माननीय अधीक्षक सर से कई बार कहा जाता है कि नहीं इसको सफाई करवा दीजिए, तो कहीं न कहीं वो चुपचाप अपने सुन लेते हैं बच्चों की समस्या क्या है, लेकिन वो करवाते कुछ भी नहीं है। और प्रत्येक रूम से एक एक लड़के कहीं न कहीं बीमार रोज़ होते हैं। कुछ लड़के हॉस्पिटल में भर्ती हैं ये बीमारी के कारण। कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं यहाँ पे? यहाँ जैसे मलेरिया हो गए और भी नाना प्रकार के बीमारी, कई बीमारी हो, डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां भी होती होंगी। जी जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दीवार है और दीवार में दरार आ गई है, ऊपर भी फूटा हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको सिर्फ दरारें नज़र आएंगी और कहीं ना कहीं ये बयां करती हैं कि जो बिल्डिंग है ये कभी भी गिर सकती है और रीवा में एक बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए अब हम जुड़ते हैं, यहाँ पे हमारे साथ नित्कर्ष हैं जो कि TRS से NSUI के अध्यक्ष हैं। कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है महीनों से लगे हुए हैं। हालांकि ये इनके अंडर में शायद नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक युवा दूसरे युवा के लिए एक दुख तो पहुंचता ही है। क्या हाल है, कैसा क्या कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल भैया, मेरे कॉलेज के कुछ छात्र पढ़ते हैं, उनने मेरे संपर्क किया कि भैया यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है। जिस दिन मैं आया तो मेरे आंख से तो आंसू निकल आया। सोचिए, एक व्यक्ति जो दूषित पानी पीता है, एक व्यक्ति जो नहाने के पानी से खाना बना रहा है, एक व्यक्ति जो नहाने के पानी से रोटी बना रहा होगा, कैसे वह खाना खाता होगा। इंदौर जैसी बड़ी घटना घटने के बाद रीवा का शासन प्रशासन जागा नहीं। रीवा के विकास पुरुष जो खुद को आदिवासियों का नेता कहते हैं कि मैं आदिवासियों के समर्थन से चुनाव जीतता हूँ, वह कभी यहाँ निरीक्षण करने नहीं आते हैं। तो काहे के वो नेता हैं हमारे? क्यों भाई, किसी के नेता हैं वो? नहीं है। यहाँ पे आज सारे छात्र खड़े हैं, ये बेचारे गरीब मजदूर हैं, मजदूर के बच्चे हैं। ये सीधी से आते हैं यहाँ पढ़ने, ये शहडोल से आते हैं यहाँ पढ़ने और यहाँ संघर्ष करते हैं। 600 मीटर दूर जाते हैं पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए ढोते हैं ये लोग। ऐसा भवन बना है, भवन कभी भी गिर सकता है। राजस्थान की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। रीवा का आज शासन प्रशासन उसी त्रासदी को न्योता दे रहा है। जिस दिन यहाँ ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, आएंगे 10-25 लाख कंपलसेशन में पैसा देंगे और इनके साथ अपना वह व्यक्त करेंगे कि हम आपके साथ शोक में हम खड़े हैं। क्या एक व्यक्ति की जान की कीमत 25 लाख रुपए हो सकती है? क्या आप उस व्यक्ति की अनमोल ज़िंदगी आप लौटा देंगे? जब ये सोचिए, आज आज़ादी के 70 साल बाद हमारा देश इस मानसिक स्थिति का गुलाम हो चुका है। रीवा के विकास पुरुष कभी यहाँ निरीक्षण करने नहीं आते हैं। यहाँ का आदिम जाति कल्याण विभाग कभी यहाँ निरीक्षण करने नहीं आता है। यहाँ का अधीक्षक कभी यहाँ निरीक्षण करने नहीं आता है। अभी 13 लाख रुपये बिल्डिंग के लिए पास हुआ, लेकिन उस बिल्डिंग के पास होने के बाद अभी तक यहाँ कोई काम चालू नहीं हुआ है। तो वह पैसा कहाँ खा गए? यहाँ के अधीक्षक बड़ी बड़ी गाड़ियों से चढ़ते हैं, जिनकी एक छोटी सी वेतन में वो बड़ी बड़ी कारें चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं? वो कहाँ से उसका पैसा आता है? उनके बच्चे थार चढ़ते हैं, कहाँ से इतना पैसा आता है उनके पास? मुझे तो शर्म आती है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। मुझे यदि कहनी नहीं चाहिए, मैं इस देश का नागरिक होने मुझे गर्व होता है, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़े होकर ऐलान करता हूँ कि मुझे शर्म आ रही कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, जहाँ ऐसे नेता पैदा होते हैं, जहाँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पैदा होते हैं, जो छात्रों की जान लेकर खुद को यहाँ का अधिकारी और नेता घोषित करते हैं, खुद को स्वघोषित नेता बताते हैं। जब छात्र किसी दिन मर जाएगा तो आएंगे यहाँ त्रासदी में और कहें कि हम आपके साथ हैं।
क्या नेता, क्या आदिवासी के साथ हम केवल मंचों में, भाषणों में आप इनका साथ देते हैं, केवल घोषणाओं में आप इनका साथ देते हैं? जिस दिन किसी आदिवासी की जान चली जाती है तो कहते हैं हम आदिवासी के नेता हैं, हम आदिवासी के वोट से जीते हैं। ये वह छात्र हैं जिनके भी गरीब माता पिता मजदूरी करके इनको यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं ताकि ये बच्चे पढ़ सकें और यहाँ पानी ढोते हैं। ये बेचारे देश के भविष्य हैं। किसी दिन की जान चली जाएगी, इनके माता पिता का हाल सोचिए क्या होगा, जो यहाँ 100-200 किलोमीटर दूर से यहाँ पढ़ने के आते हैं। क्या उनके माता पिता को ये पता है कि आप यहाँ ये काम करते हैं? इनके माता पिता इनके घर में फोन लगाकर बुला लें कि आप आओ, मैं कमा के तुमको खिला लूँगा, तुमको पढ़ा लूँगा। ये बहुत ही शर्म का विषय हमारे रीवा के लिए। रीवा जैसा जिसको कहते हैं कि विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर अग्रसर है, कहाँ विकास की ओर अग्रसर है? ये पतन के गर्त में जा रहा है रीवा। जिस दिन कोई बड़ी घटना घट जाएगी तो आप देखते रहिए कि मैं आपको कहता हूँ, अगर यहाँ कोई काम नहीं किया, अगर इस हॉस्टल की स्थिति नहीं सुधारेगी तो एक दिन इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे कि भैया बहुत गलत हो गया, हम दोनों लोग साथ में खड़े थे, इस चीज़ को रोक नहीं पाए। देखिए, हम आपको बता दें कि एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे शहडोल के, सीधी के, सिंगरौली के गरीब मजदूर के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूषित पानी जिससे ये नहाते हैं, जिससे ये शौच करते हैं, उसी पानी से इन्हें खाना भी बनाना पड़ रहा है। मेरा तेज बहादुर सिंह नाम है। अच्छा जी, मैं सिंगरौली से हूँ। सिंगरौली के हैं आप, और रीवा के आप इस हॉस्टल में रहते हैं, 4 साल से आप रहते हैं। क्या दशा है आपकी? 4 सालों में क्या कुछ आपने देखा है यहाँ पे, क्या सहा है आपने? सर, यहाँ से बहुत सारे समस्या है। पानी की समस्या है, बिल्डिंग तो अब झरझर होने वाली है, लगता है गिर जाए। सोते समय लगता है कि पता नहीं किसी दिन तो मौत हो जाएगा, लगता है बिल्डिंग गिरे तो। यानी हर दिन इन्हें डर के साए में जीना पड़ रहा है और प्रशासन अभी बहुत गहरी नींद में है। शासकीय अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल के अधीक्षक हमारे साथ में इस वक्त हैं, इनसे हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं जो हमने देखी, युवाओं से हमने बातचीत की, पानी की गंभीर समस्या है जी, और बड़ा दूषित पानी आ रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग जर्जर है, ऐसा लगता है कि कभी भी गिर जाएगी। ये सब बच्चे डर के साए में हैं, बता रहे हैं रात में सोते तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, मौत ना आ जाए। तो क्या कुछ आप यहाँ का पूरा व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? बिल्डिंग की जो समस्या है जी, तो मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ जी। हमको बिल्डिंग बना के दे दी गई। आज ये बिल्डिंग कम से कम 35 साल की बनी हुई हो गई। यहाँ बच्चे रह रहे हैं, बीच बीच में इसका मेंटेनेंस विभाग द्वारा कराया जाता है, और जो भी समस्याएं आती हैं बिल्डिंग से संबंधित तो बच्चे मुझे अवगत कराते हैं और मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराता हूँ, और वरिष्ठ कार्यालय इसमें निर्णय लेता है और आवंटन उपलब्ध होने पर वो कार्य भी करवाता है, समय समय पे कार्य भी करवाता है। रहा सवाल पानी की समस्या, पानी का कनेक्शन जो है तो टीआरएस कॉलेज के पीछे से हमारे जो है तो ज़मीन से वो सीवर लाइन निकली हुई, पाइप लाइन निकली हुई है, और वहाँ से कनेक्शन था। तो ये टीआरएस कॉलेज का जब काम चल रहा था, इनके द्वारा जो है तो हमारी पाइप लाइन को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त जब हो गया तो मैं उनके पास गया कि हमारी पाइप लाइन को आप नहीं डलवा दीजिए, बनवा दीजिए, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, आदिवासी बच्चे हैं, परेशान होते हैं। तो मैडम के द्वारा कहा गया कि ये आप लोग जो है तो एक तो बिल्डिंग हमारी ज़मीन में बनी हुई है, और जो इच्छा हो हम नहीं बनवा पाएंगे इसको, और आप खुद कराओ और न मैं परमिशन इसके लिए दूंगा। और मैं उनको आवेदन भी दे आया है कि आप जो है तो परमिशन दिलवा दीजिए, मैं नगर निगम से जो है तो अपना कनेक्शन करवा लूँगा, पाइपलाइन बिछवा लूँगा। लेकिन उनको द्वारा कहा गया कि मैं परमिशन नहीं दूँगी। यही समस्या है। अच्छा, अभी हमने मैम से भी बात की थी, उन्होंने बोला कि टीआरएस की ज़मीन है, उससे हथिया के यहाँ पे वो बनवा लिया गया, और अब हमें जो है उसमें बीच में आना पड़ रहा है। तो इस तरीके से तो बच्चे पीस रहे हैं बीच में। ये तो देखिए रिकॉर्ड ही बता सकता है। मैडम कहती है मेरी ज़मीन है। अब ये जब से बना हुआ तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और न हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। अब ये ज़मीन किसकी है? कॉलेज टीआरएस की है कि ट्राइबल की ज़मीन है? लेकिन हमको ट्राइबल ने बिल्डिंग बना के दिया, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात करते हैं। आपने बोला कि काफ़ी कुछ यहाँ पे काम करके जाते हैं आपके विभाग द्वारा। हमने देखा कि अंदर तो काफ़ी लीपअप होती है, पेंट वगैरह बराबर होता है। इन्होंने बताया कि 1.5 महीने पहले टाइल्स लगाए थे, पूरी टाइल्स उखड़ गई है और उससे और नीचे से जीव जंतु। हाँ, इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय को, जिला कार्यालय को मैं अवगत करा दिया हूँ। तो उनके द्वारा बोला गया है, ठेकेदार को बोला गया है कि उसके जाके सुधार करवा दें। निर्देशित किया गया है ठेकेदार को कि उसके
पे जाके सुधार करवा दें। तो एक आध हफ्ते 10 दिन में जो गंदगी भी बहुत है, बदबू बहुत आती है, पानी बता रहे हैं कि जिससे नहाते हैं उसी से खाना भी बनाना पड़ रहा है। नहीं, क्या है, मैं जैसे सप्लाई जब बंद हो गया तो मुझे जो है तो मजबूर होके टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है और उसके लिए मुझे अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है। और टैंकर से पानी आता है, आपके धुबिया टंकी के जो टंकी है वहाँ से पानी आता है, तो उससे जो है तो टैंकर से वो पानी पीने के लिए, भरने के लिए और जो है तो बच्चों को नहाने के लिए भी आता है पानी उपलब्ध कराता हूँ। जब तक सप्लाई का पानी नहीं चालू हो रहा तब तक मेरे द्वारा टैंकर मंगवाया जाता है। जी, चलिए तो हम आपको वैकल्पिक व्यवस्था, हाँ, व्यवस्थाओं में आप लगे हुए हैं। लगे जी, चलिए तो इस मुद्दे से हमें एक चीज़ ये समझ में आती है, हमने अधीक्षक जी से भी बात की और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी बात हमने की। बड़ा पेचीदा मुद्दा है। टीआरएस के कॉलेज में इस हॉस्टल को बनाया गया है। टीआरएस का कहना है कि हमारी तरफ से हम कोई व्यवस्थाएं नहीं कराएंगे और इसी कारण से पानी भी रुका हुआ है। तो हम आशा करते हैं, शासन प्रशासन से भी हमारी गुहार है कि ये जो गरीब बच्चे, मज़दूरों के बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 4-5 साल से शिक्षा यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे रहते हैं, उनकी व्यवस्था कराई जाए ताकि वो भी सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।